ठीक है। बस्ती कर्म क्या है? किसी भी औषध द्रव्य को, ठीक है, किसी भी औषध द्रव्य का क्या मतलब हो गया? बस्ती कर्म में पढ़ेंगे आज बस्ती अभ्यंतर बस्ती, ठीक है। बस्ती कर्म में क्या पढ़ रहे हैं? अभ्यंतर बस्ती, ठीक है। और अभ्यंतर बस्ती किसका शोधन करती है? आज का जो लेक्चर है ये रहेगा बस्ती कर्म। तो अभ्यंतर बस्ती क्या है? यहां पर जो दोष है, जो प्रधान कर्म मैंने आपको बताया था, प्रधान कर्म क्या बताया था? प्रधान कर्म क्या होता है? अरे प्रधान कर्म कौन सा था? वमन, विरेचन, बस्ती, बस्ती था ना, ये वाली बस्ती। जो मीन यहां जो प्रधान कर्म है ये कौन से थे? संशोधन या अभ्यंतर रूप से जो दोषों को बाहर निकालना था, ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो अभ्यंतर बस्ती के। और जो बाह्य बस्ती हम करते हैं, जितने भी हम करते हुए आ रहे हैं, बाह्य बस्ती, जानु बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये सब क्या है? शमन चिकित्सा के लिए प्रयोग में की जाती है। किसमें की जाती है? शमन के रूप में प्रयोग की जा रही है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया? बस्ती का किसी भी औषध द्रव्य का अभ्यंतर रूप से या बाह्य रूप से एक स्थान पर संग्रह कर देना, उसको हम कहते हैं बस्ती, ठीक है। औषध द्रव्य में क्या आएगा? औषध द्रव्य में आपको तेल भी हो सकता है, घृत भी हो सकता है, ठीक है, मज्जा भी हो सकता है, क्वाथ भी हो सकता है, ठीक है। औषध द्रव्य में सारे आएंगे, तेल, घृत, मज्जा, क्वाथ, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? बस्ती कर्म कहते हैं। अब ये बस्ती जो अभ्यंतर, हम जो यहां पढ़ेंगे ना, अभी अभ्यंतर बस्ती पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पर जो ये जो द्रव्य है, ये क्या करते हैं? दोषों को, अब शरीर का ये लेखन का कार्य करते हैं, ब्रंगण का कार्य करते हैं। ब्रंगण का क्या मतलब होता है? पोषण का। लेखन का मतलब होता है दोष हरण, और दोष हरण का कार्य करता है, शोधन का कार्य करता है। तो यहां पर जो बस्ती है, ये जो द्रव्य, जो भी आप घटक द्रव्य ले रहे हैं, वो क्या करेगा? इन द्रव्यों का प्रयोग इन कार्य को करेगा, परिणाम लाएगा। मीन लेखन मतलब होता है कि जो दोष शरीर से चिपक चुके हैं उनको ये क्या करेगा? खुरच के बाहर निकालेगा। लेखन का मतलब होता है खुरचना, कि दोषों को खुरच के बाहर निकालना, तो वो लेखन का कार्य। भ्रंगण का क्या मतलब होता है? भ्रंगण हो गया क्या है? कि किसी भी चीज को हमें नरिश करना है, पोषण करना है, पुष्ट बनाना है, तो वो भ्रंगण के लिए कार्य करेगा। उन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो भ्रंगण औषधियां, उन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो लेखनीय है, उन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो दोष हरण का कार्य करती हैं, और जो कुछ ऐसी औषधियां जो शमन का कार्य करती हैं, और कुछ ऐसी औषधियां हैं जो शोधन का कार्य करेंगी, उनको हम क्या करेंगे? उनको हम इस बस्ती में प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? अभ्यंतर बस्ती क्या है? किसी भी औषध द्रव्य का, तेल का, घृत का, मज्जा का, लवण का, क्वाथ का, हम शरीर में जब एक स्थान पर संग्रह कर देते हैं बाह्य या अभ्यंतर रूप से, उसमें हम कहते हैं बस्ती, ठीक है। और अभ्यंतर रूप से कैसे प्रयोग में करेंगे? अभ्यंतर रूप से है जैसे पक्वाशय के थ्रू हम उसको दे रहे हैं, गर्भाशय के थ्रू दे रहे हैं, मूत्राशय के थ्रू दे रहे हैं, और व्रणगत दे रहे हैं, जो आशय स्थान जब भी हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो बस्ती, ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया कि बस्ती क्या है। दूसरा आप क्या है? ये तो मैंने अभी परिभाषा बताई है, अभी तो शुरू हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बस्ती है इसमें, पूरे प्रकरण में, ठीक है। वमन अपनी जगह है, विरेचन अपनी जगह है, परंतु बस्ती क्या है पूरी चिकित्सा में? क्योंकि ये वात का क्या करती है? समन करती है, वायु का नियंत्रण करती है, ठीक है। अब ये बस्ती जो है, बस्ती क्या होती है? दो प्रकार की होती है। बस्ती कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? बाह्य बस्ती और अभ्यंतर बस्ती, ठीक है। जैसे हम अभ्यंतर इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा कर्म, बस्ती कर्म है, वो अभ्यंतर ही है, ध्यान रखना। बाह्य क्या करता है? बाह्य बस्ती केवल शमन का कार्य कर रही है, तो दोष हरण का यही कार्य कर रही है, लेखन का यही कार्य कर रही है, शोधन का यही कार्य कर रही है, ठीक है।
जो अभ्यंतर बस्ती है, जो प्रधान कर्म में अभ्यंतर बस्ती का प्रयोग ही है। बाह्य बस्ती का प्रयोग केवल केरलीय पंचकर्म में है। किसमें? केरलीय पंचकर्म में। जो केरलीय पंचकर्म है उसमें बाह्य बस्ती का प्रयोग किया जाता है। बाह्य बस्ती का प्रयोग का क्या मतलब हो गया कि बाहर से औषधि युक्त तेल को, घृत को और क्वाथ को हम एक स्थान पर संग्रह कर रहे हैं बाह्य रूप से, अभ्यंतर रूप से नहीं। तो हमने इसको अब इसके जिस जिस अंग पर हम इसको करेंगे उसके स्थान पर इसका नामांकन है। जैसे अगर हम जानू पे करेंगे तो जानू बस्ती, आपने देखा आज हम जानू बस्ती करेंगे, ठीक है। जानू बस्ती हो गया, कटी बस्ती हो गया, ठीक है, ग्रीवा बस्ती हो गया, मान्य बस्ती हो गया, ठीक है। तो ये नाना प्रकार की बस्ती है। पृष्ठ बस्ती हो गया। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमने कटी बस्ती करी या पृष्ठ बस्ती करी तो क्या करा, तेल को बाहर से संग्रह किया, ठीक है ना। बाहर से तेल को जब हम संग्रह कर रहे हैं उसको एक बाउंड्री बनाकर, तो हम उसको कहते हैं बाह्य बस्ती। ये केवल वहां पर स्नेहन का ही कार्य कर रही है। ध्यान देना, हम एक स्थान पर जब हम बस्ती कर रहे हैं तो वो स्नेहन का ही कार्य कर रही है, वात का काम नहीं कर रही है। वो केवल शूल के लिए काम करेगी, शूल के लिए, दोष के लिए, रुजा के लिए जब हम उसको कर रहे हैं तो वो करेगी बाह्य बस्ती का। परंतु दोष किसके कारण हो रहा है, जिसका जो मूल कारण था उस शूल का, उस दर्द का, उस कष्ट का, वो अभ्यंतर रूप से, तो वहां पर हम वात का हरण करें, ठीक है। तो यह हो गया, समझ में आया ना। तो जितनी भी बस्तियां हम बाह्य रूप से कर रहे हैं, जैसे नेत्र बस्ती है, नेत्र बस्ती क्या है, अक्षि तर्पण जो हम कर रहे हैं वो नेत्र बस्ती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य बस्ती। वो बाह्य बस्ती में भी, वो भी नेत्र बस्ती में आएगा, नेत्र बस्ती या अक्षि तर्पण। क्लियर हो गया। तो ये, तो यहां पर हम जो कर रहे हैं वो बाह्य रूप से ही द्रव्यों का संग्रह कर रहे हैं। आपने देखो तेल को इकट्ठा कर देंगे तो वो आपका बाह्य बस्ती में आएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके, हमने कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, इस पे। अगर हम जो पंचकर्म में जो बस्ती का प्रयोग करेंगे वो ये वाली बस्ती है, अभ्यंतर बस्ती, ठीक है। केरलीय बस्ती केवल कॉस्मेटिक है, पेन मैनेजमेंट के लिए दी जाएगी, ठीक है। तो जो बाह्य बस्ती है वो किसमें दी जाएगी, पेन मैनेजमेंट में या कॉस्मेटिक में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अभ्यंतर बस्ती, और यही हमें पढ़ना है, यही हमें समझना है कि भाई कितनी बस्तियां देनी है, कैसे देनी है, किस मार्ग से देनी है, ये सबका चयन आपने रोगी के अनुसार करना है, ठीक है। तो अभ्यंतर बस्ती के लिए अब हम आ जाते हैं। अभ्यंतर बस्ती बहुत आसानी से समझ पाओगे, बिल्कुल समझ। अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो आप मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा बता, और वैसे भी मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। और मैं आज आपको एक वीडियो और शेयर भी करूंगा कि जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं कि उनको आप कौन सा एक लिंक भी शेयर करूंगा कि भाई बाह्य बस्ती और अभ्यंतर बस्ती में क्या अंतर, ठीक है, ये भी देख लो। तो अभ्यंतर बस्ती, और यही वात के लिए चाहिए। अब अभ्यंतर बस्ती किसके लिए दी जा रही है, वात दोष के लिए, ठीक है। वात दोष किसके कारण से हो रहा है, वायु और आकाश। अब सुनो, इसमें दो गुण क्या क्या कारण है, ये दो गुण का क्या कारण है भाई, वायु और आकाश से मिलकर ही वात का निर्माण हो रहा है। तो इसमें जो वात है वो रह कहां रहा है, वायु में था। वायु, आकाश जो वात है वो रह तो आकाश में रहा है। इसका आश्रय, वात का आश्रय स्थान, वात का आश्रय स्थान बताओ कहां है, पक्वाशय, पक्वाशय है ना, वो तो दोष का है। परंतु वैसे उसका जो आश्रय स्थान है भाई वायु के साथ मिल रही है, तो वायु कहां पर रह रहा है, वायु कहां रह रहा है, आकाश में। मतलब वायु वहां पर ही तो विद्यमान है जहां पर रिक्त स्थान है। वायु तो गमन करेगा जहां पर, देखो पानी के अंदर वायु चलती है नहीं, क्यों, वहां पर रिक्त स्थान है ही नहीं। परंतु पानी के ऊपरी सतह पर वायु का गमन है, बात समझ रहे हो ना। तो यहां पर आकाश जो है, वायु को वहीं पर जो वायु है वो आकाश स्थान पर ही जाएगी। इसीलिए हमारे जो जोड़ों में हमारे दर्द कहां होता है, जो रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कहां पे, जैसे संधियां, संधियां है, जोड़ है, कपाल है और उदर है, जहां पर भी रिक्त स्थान होगा वहां पर वायु प्रकोपित होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका वो अपनी जगह को साफ करना जा रही है, खत्म करना जा रही है। आप वहां पर कुछ चीजें भर दोगे। अब जैसे संधियां हैं, ये दो संधियां हैं नी की, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्पेस है ये क्या है, आकाश, आकाश स्थान तो है ये, और इसका मूवमेंट वायु, जब वायु अच्छी तरह से संचरित होने लग जाएगी तभी तो ये मूवमेंट कर पाएगा। अब आप कह रहे हो जी संधिवात में जोड़ों में दर्द होने स्टार्ट हो गया, उन्होंने कहा जी आपका तो गैप कम हो रहा, गैप कम होने का क्या मतलब हो गया, अब ये जो आकाशीय तत्व है, अब यहां पर जो आकाशीय तत्व है वहां पर कुछ चीज एंटर कर गई है, जैसे वो कौन सी चीज है, आम, वो कौन सी चीज है, आम। अब आम यहां पर कैसे आया, आम यहां पर कैसे पहुंच गया, वायु के साथ, भाई वायु के साथ तो मिलके आए, तभी तो क्या हो गया, आम वात। तो वायु के साथ क्रुद्ध होगा आम, तो संधि स्थानों पर जाकर बैठ जाएगा और वहीं पर शूल है, कष्ट है, रुजा है, ये सब पैदा कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आकाश स्थान है, ठीक है ना। आकाश स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान, जहां पर भी रिक्त स्थान होगा वो शरीर का आकाश स्थान है, इसका समझ लेना।
तो बस्ती हम किसके लिए कर रहे थे? वात दोष के लिए, ठीक है। अब वात का आश्रय स्थान कहां पर बताया अभी? पक्वाशय। क्या बताया? देखने को मैसेज कर रहा है। वात का आश्रय स्थान क्या है? पक्वाशय। पक्वाशय, ठीक है ना, मींस एनस। और एनएस का मतलब क्या हो गया? एनएस ये नहीं कि गुदा मार्ग पर है। अब ये क्या करेगा? इलियम, इलियम, कोलन, रेक्टम, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहां पर क्या रहता है? अब ये रेक्टम तो मल स्थान, यहाँ पर जो अवशिष्ट पदार्थ, भोज्य पदार्थ है वही रहेगा। तो इलियम क्या है? इलियम और कोलन, यहां पर क्या है? ये पक्वाशय वाला एरिया। इसीलिए आपने दोषों को अंदर की तरफ प्रविष्ट कराते हैं। अब एनीमा एक तो हम देते हैं एनीमा, और एक होता है बस्ती। एनीमा और बस्ती में क्या अंतर है? अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि दोनों एक ही है, पर ना, आज हम उसकी भी एक वीडियो बना देंगे। एनीमा और बस्ती में भिन्न अंतर है बिल्कुल। एनीमा क्या था? एनीमा पॉट से दिया जाएगा, परंतु जो बस्ती है वो निरूह बस्ती यंत्र से दिया जाएगा, बस्ती यंत्र से दिया जाएगा, जिससे क्या होता है कि अंदर डाल के पक्वाशय में प्रेशर से डालते हैं दवाई। परंतु एनीमा में प्रेशर से नहीं डालते, उसमें तो सतही जल धारा आती रहती है अपने आप। और वो क्या क्या करें, सपोज जैसे ये एनएस है, ये वाला एनएस है, ठीक है ना। अब एनीमा अगर हम देंगे तो प्रविष्ट करा देंगे एप्लीकेटर को यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो भाग है पूरा, ये मल प्रदेश का है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा कि पानी अंदर संग्रह होता जाएगा, संग्रह होता जाएगा, रैक्टम फूल जाएगा। तो ब्रेन को कॉल जाएगी कि नहीं, रैक्टम इज फुल नाउ, यू हैव टू इवैक्यूएट। तो इसको इवैक्यूएट करो, बाहर निकालो। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही अब जब ये फुल हो जाएगा तो पानी के साथ मल आ जाएगा, बस। वात दोष अंदर की तरफ है, पक्वाशय में ऊपर की तरफ स्थित है। तो हमने क्या करना है? अच्छा, वहां तक तो जा नहीं रहा। अब वहां पर हम जो बस्ती देते हैं, निरू बस्ती या आस्थापन बस्ती या अनुवासन बस्ती, उसको हमने पक्वाशय तक पहुंचाना है। वही वात का स्थान है, वही रुक्षता है, वहीं पर ही इसको स्नेह करना है, ठीक है। अगर आप मल प्रदेश में डाल देते हो, केवल गुदा प्रदेश में ही स्नेहित कर दे रहे हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। आगे तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? आगे तक, नहीं इलियम तक उसको जाना है, ठीक है। वहां से वो दोषों को निर्हरण करता हुआ लाया, ठीक है, उनको वहां से दोषों को बाहर बताया। समझते हैं क्या? अभी हम दिन में एक बार और पढ़ लेंगे और समझ में आए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बीएमएस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बस्ती जो है, अभ्यांतर बस्ती, इसके प्रकार समझो या भेद। तो आश्रय भेद से, आश्रय भेद मतलब आपको जो बस्ती है ये तो समझ में आ गया ना बस्ती क्या है, ठीक है। अब इसको इसका चयन करना है, हमने किस मार्ग से चयन करना है। तो आश्रय भेद से बस्ती कितने प्रकार की है? 4। कौन कौन सी? पक्वाशयगत, गर्भाशयगत, मूत्राशयगत और व्रणगत। ये स्थान है इसके। इन 4 जगह से आपने बस्ती को देना है। तो सबसे पहले कौन सा है? पक्वाशयगत। पक्वाशयगत में क्या है कि एनएस के थ्रू, एनएस हम जो बस्ती दे रहे हैं वो एनएस के थ्रू दे रहे हैं, मल प्रदेश के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। और गर्भाशयगत जो गर्भ से संबंधित विकार होंगे, तो जो वात से संबंधित विकार होंगे उनको हम किसके देंगे? पक्वाशय से देंगे। जो गर्भ से संबंधित विकार होंगे उनको हम किससे देंगे? वेजाइना से, ठीक है, जिसे उत्तर बस्ती कह रहे हैं। मूत्राशय क्या होती है? जो भी मूत्र संबंधित विकार होंगे उनको हम क्या करेंगे? यूरिथ्रा से देंगे। ये दोनों कौन सी है? उत्तर बस्ती। ये कौन सी कहलाती है? उत्तर बस्ती। मूत्र मार्ग से और गर्भ मार्ग से दिए। एक होती है व्रणगत बस्ती। व्रणगत बस्ती जहां पर भी व्रण बन जाए, चोट लग जाए, घाव हो जाए, वहां पर जो हम बस्ती देते हैं उसे हम कहते हैं वुंड्स, इंजरी पे। जैसे पाइल्स हो जाए तो पाइल्स को हम क्या करेंगे? पक्वाशय वाली कोई बस्ती देंगे, वहां तो व्रण पे ही देंगे, ठीक है, जो घाव बन रखा है, चोट बन रखी है, ठीक है। आपने देखा होगा गांव देहात में क्या होता है कि जब किसी के चोट वोट लग जाती है तो वो लोग क्या करते हैं? हल्दी और तेल लेते हैं, उस चोट वाले स्थान पे भर देते हैं। तो दैट इज व्रणगत बस्ती, ठीक है। तो जो चोट वाली स्थान पे लगा रहे हैं, वुंड पे, जैसे व्रण पे लगा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं व्रणगत बस्ती, ठीक है। तो आश्रय भेद से कितने प्रकार की बताइए भाई? 4 प्रकार की। पक्वाशयगत, गर्भाशयगत, मूत्राशयगत और व्रणगत, ठीक है। अब द्रव्य भेद के हिसाब से, अब हम द्रव्य भेद के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। भेद है, द्रव्य के हिसाब से कितने प्रकार की हो गई? द्रव्य भेद से क्या हो गया? द्रव्य भेद। में हम क्या सकते हैं? तेल भी दे सकते हैं, घृत भी दे सकते हैं, जो स्नेह हो गया।
मज्जा भी दे सकते हैं और क्वाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की है? द्रव्य भेद से दो प्रकार की है। कौन कौन सी? स्नेह बस्ती और क्वाथ बस्ती। स्नेह बस्ती और क्वाथ बस्ती। जो स्नेह बस्ती है वो कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। ठीक है, स्नेह बस्ती तीन प्रकार की है। सबसे पहले क्या है? जिसका नाम है, इसका नाम ही स्नेह बस्ती है। अगर आपको स्नेह नहीं निकले ना तो मतलब ऑयल वाली या कुछ भी कोई वाली सकते हो, कहलाएगा वो स्नेह बता। स्नेह स्नेह बस्ती किसको कहते हैं? स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती। ये तीन भेद से है, द्रव्य भेद से केवल तेल तेल के हिसाब से ही तीन प्रकार की बस्तियां हैं। अब इनको नाम क्यों लिखा है? अगर आप 200 से 200 ml तेल का प्रक्षेपण करते हो गुदा प्रदेश में तो वो कहलाएगी स्नेह बस्ती। अब यही मात्रा 50 से 100 ml के करीब होगी तो ये कहलाएगी अनुवासन बस्ती। अब मात्रा बस्ती क्या है? यही बस्ती 30 से 50 ml अगर हम देंगे तो ये कहलाएगी मात्रा बस्ती। जो वात का जो शमन करना है, वात का जो को लघु करना है, जो जीर्ण वात है उसको लघु करना है तो हम इससे देंगे 100 से 200 ml वाली बस्ती, स्नेह बस्ती, जो जाके अंदर स्नेह करेगी, फिर नेक्स्ट दिन हम उसको क्वाथ वाली बस्ती देंगे तो सारे दोष 12। क्लियर हो गया? तो स्नेह बस्ती तीन प्रकार की है, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती। जब हम अधिक मात्रा में तेल को अंदर प्रक्षेपित करा रहे हैं तो वो कहलाएगी आपकी कौन सी? स्नेह बस्ती। उसकी मात्रा क्या होगी? 100 से 200 ml, 20 तोला के करीब। ठीक है, 10 तोले के करीब कौन सी होगी? अनुवासन बस्ती। और 2 से 5 तोले के करीब क्या होगी? मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती किसमें दी जाती है? वात का शमन करने के लिए दी जाती है। ठीक है, और जो अनुवासन बस्ती है, अनुवासन बस्ती क्या होती है? अब जब हम 200 ml तेल अंदर डालेंगे तो निश्चित है कि वो बाहर आएगा। ठीक है ना? तो परंतु अनुवासन बस्ती कहती है अनुवास करना, वहां जाकर आसन बना ले, बैठ जाए, अब वो बाहर भी नहीं आएगी। देखो दो प्रकार की बस्ती है, जब क्वाथ वाली बस्ती को तो बाहर आना अत्यंत आवश्यक है, परंतु जो स्नेह बस्ती है अगर वो बाहर आ रही है तो उसकी मात्रा को निश्चित कर लो, कम कर लो। ठीक है, उसकी मात्रा का निर्धारण कर आप पुनः उसकी बस्ती दे सकते हैं जिससे कि तेल अंदर जाके स्नेहित करे, उस भाग को स्नेहित करे। वात की जो चिकित्सा है वो स्नेह है। क्या है वात की चिकित्सा? क्या है? स्नेह। जहां पर भी दर्द होगा तेल मल दो, यही तो है। अगर अंदर वात बढ़ रहा है तो आप क्या करें? गुदा प्रदेश से तेल को अंदर प्रक्षेपित करा दो तो वो क्या कहलाएगा? आपका तेल बस्ती या अनुवासन बस्ती। अनुवासन, वासन मीन्स वास करने वाली। मात्रा बस्ती क्या है? कि अल्प मात्रा में जब दोषों को आपने शमन करना है, जैसे पैरालिसिस का मरीज है और कंपवात का मरीज है, तो ऐसे में मात्रा बस्ती, जब एज बढ़ेगी व्यक्ति की तब आपने मात्रा को कम करना है, दैट इज मात्रा बस्ती देनी। ठीक है, जो नित्य दी जा सकती है। ठीक है, अब आ जाओ क्वाथ बस्ती, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाथ बस्ती में क्या होगा? दो प्रकार की फिर ये हो गई। दो प्रकार की कौन सी हो गई? एक तो होगी निरूह बस्ती और एक हो गई आस्थापन बस्ती। निरूह बस्ती और आस्थापन बस्ती दोनों क्वाथ प्रधान बस्तियां। क्या बताया? निरूह बस्ती और आस्थापन बस्ती दोनों क्वाथ प्रधान बस्तियां हैं, परंतु दोषों के हिसाब से इसका चयन करना। अब जैसे अगर हमें शमन करना है, शोधन करना है, देखो निरूह बस्ती और निरूह बस्ती कब का प्रयोग करेंगे? शोधन के लिए, शमन के लिए, दोष हरण के लिए, ठीक है, लेखन के लिए, कोई आया लड़की, लेखन के लिए, कर्षण के लिए। तो ये सारी जो है इसके परिणाम है कि जो हम बस्ती दे रहे हैं वो क्या क्या अंदर जाके प्रभाव करेगी, निकाले, दोष को निकाल रही है, शमन कर रही है, शोधन कर रही है, लेखन कर रही है, कर्षण कर रही है, उत्क्लेशन कर रही है, ये सारी जो है निरूह बस्ती के परिणाम है। ठीक है, अंदर जाके वो क्या कर रही है? दूसरी क्या है? तो इसका शोधन प्रभाव होता है। निरूह बस्ती का क्या है? शोधन प्रभाव है। आस्थापन बस्ती का क्या है? ब्रंगण प्रभाव है। क्या है? ब्रिंगण मीन्स पोषण का। अब जैसे रसायन बस्ती है, अब मैं आस्थापन लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, आस्थापन, आस्थापन बस्ती में क्या करेंगे? जैसे रसायन बस्ती दे रहे हैं, रसायन बस्ती किसके लिए दे रहे हैं? पोषण के लिए, शरीर की विकास के लिए, पुष्ट बनाने के लिए। ठीक है, रसायन है, ब्रंगण है, ब्रंगण में पोषण के लिए जो बस्ती दी जा रही है, बागीकरण है। ठीक है, ये जो शरीर को बल्य प्रदान करे, पोषण बनाए, विकसित करे, पुष्ट बनाए, वो बस्ती रहेगी आस्थापन बस्ती। इसमें शोधन द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा निरूह बस्ती में,
नीरु बस्ती में किसका प्रयोग किया जा रहा है? शोधन बस्ती में, सॉरी नीरु बस्ती में जो प्रयोग किया जा रहा है वो शोधन द्रव्यों का प्रयोग है। जो घटक द्रव्य है वो शोधनार्थ दिए जाएंगे। और आस्थापन बस्ती में जो द्रव्य दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे? जो शरीर को बल्य करे, पुष्ट बनाए, जैसे अश्वगंधा, विदारी कंद, बला, अश्वगंधा का क्वाथ, ठीक है, और विदारी शतावरी, ये सारी बहुत सारे व्यक्ति क्या है जो बाजीकरण से पीड़ित हैं, लैंगिक असामर्थ्य जिसमें असमर्थ है, तो उनको सामर्थ्य बनाने के लिए जो बस्ती दी जाएगी वो कौन सी रहेगी? आस्थापन बस्ती। जो बहुत ही क्षीण है, दुर्बल है, तो उसको हम कैसे विकसित करेंगे? उसको हम ब्रंगण बस्ती से पोषित करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, कोई भी बस्ती का देखो इतना लाभ है, बस्ती के इतने लाभ है कि अगर कोई भी मरीज कहता है कि भाई मुझे तो दवाई खाने में दिक्कत होती है, ठीक है, मैं दवाई नहीं खा सकता, तो आप गुदा प्रदेश से डाल सकते हैं। ठीक है, तो वही शरीर में इफेक्ट करेगा जो मुख मार्ग से देने पर। ठीक है ना? तो ये मैंने क्या बताया? द्रव्य भेद से। अब कार्य और परिणाम भेद से करेंगे। ये हटा दो, वैसे नोट्स में सब कुछ लिखा है। जो पेज नंबर बताइए क्या है? 47। 47 पेज नंबर है, उसमें सब है कि आस्था जो आश्रय भेद से कितने प्रकार की है, द्रव्य भेद से कितने प्रकार की है, कारण जो परिणाम है उसके भेद से, और संख्या भेद कितने सारे हो समझ में। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हमने क्या पढ़ना है? परिणाम, कार्य एवं परिणाम भेद से। ठीक है, कार्य एवं परिणाम भेद से। कार्य एवं परिणाम भेद से ना, देखो बहुत सारी बस्तियां हैं उसमें। देखो उसमें पहला क्या है? लेखन। लेखन बस्ती है। देखो कौन सा नंबर पेज है? 45 को खोलो। देखो पेज नंबर 45 है, उसमें देखो तो क्या है? लेखन बस्ती है, कर्षण बस्ती है। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, पिच्छा बस्ती है, उत्क्लेशन बस्ती है, शोधन बस्ती है, स्नेह बस्ती है, अभी मैंने आपको बता दिया सभी। स्नेह बस्ती है, ठीक है, दोष हरण बस्ती है। तो ये जो भी घटक आप ले रहे हैं उसके हिसाब से ही कार्य करेगी। मतलब ये समझ जाओ कि भाई आपने आश्रय निर्धारित कर लिया कि भाई किस आश्रय से हमें बस्ती को देना, फिर आपने द्रव्य का भी चयन कर लिया कि भाई तेल देना है या क्वाथ देना है। ठीक है, अब ये तेल और जो क्वाथ है अंदर जाके क्या परिणाम लाने वाला है, वो सब ये है। कार्य क्या करेगा अंदर जाके? भाई शोधन का करेगा, लेखन का करेगा, कर्षण का करेगा, पिच्छा का करेगा, उत्क्लेशन का करेगा। ठीक है, लेखन बस्ती कैसे होती है कि जो दोषों को खुरच, जैसे मेद धातु चिपक जाती है, मेद धातु बहुत आसानी से नहीं निकलती है, तो उसको खुरच खुरच कर, मतलब जो स्थूल व्यक्ति है उसको कृष्ण बनाने के लिए, पतला बनाने के लिए जो किया जाएगा उसे हम कहते हैं लेखन बस्ती, जो है त्रिफला क्वाथ से हम देंगे। ठीक है, तो त्रिफला क्वाथ का जो ऑनलाइन वाले उनको समझ में आया था कल? ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ या ना बोलो। कल मैंने आपको त्रिफला के बारे में बताया था। अब किनको सांस सूंघ गया है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ या ना तो बोल दो, आवाज नहीं है। क्या बताया था मैंने, बताओ? जो त्रिफला है उसकी मात्रा कैसी कैसे है? जो त्रिफला है वो क्या, किस किस से मिलकर बना है? हरण, बहेड़ा और अम्ल की आंवला। हाँ, तो इसकी मात्रा क्या क्या रहती है? 1 1 1। और हमें ऋतु के हिसाब से कैसे कैसे खानी है? अब इसमें वात कारण कर रहा है, पित्त का कौन कर रहा है, उसका कफ का कौन कर रहा है? वात कौन कर रहा है? हरण बहेड़ा आंवले में से हरण, हरण बहेड़ा किसका? कफ का। और आंवला किसका कर रहा है? पित्त का। ठीक है, तो ऋतु के हिसाब से भी अलग अलग लेना है आपने। जब कफ दोष बढ़ेगा तो बहेड़े की मात्रा को बढ़ा लेंगे, जब पित्त दोष बढ़ेगा तो आंवले को बढ़ा लेंगे, और जब वात दोष बढ़ेगा, जैसे वर्षा ऋतु में वात का संक्रमण होने लगता है तो हमें पेट साफ करना फटाफट। ठीक है ना? तो उस समय क्या बनेगा? वात को, हरण को बढ़ा दें, छोटी हरण। चलो, बाकी मैंने ना उसमें भी भेजा है, जो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें भी भेज दिया मैंने आपको ग्रुप में, देख लेना उसको। ठीक है, तो कार्य भेद से क्या कितने प्रकार का होगा कार्य, इसको एक बार पढ़ेंगे। देखो जो 45 नंबर पन्ना है उसको आगे दिखाना, कौन सा पन्ना है? आगे खोलो। हाँ ये पेज नंबर बताइए। 45। 45 में मैंने पूरा ब्रीफ करके डाला है इसको। देखो पिच्छा बस्ती क्या होती है, जिसको भी ना वेजाइनल या एनोरेक्टल ब्लीडिंग होती है। पिच्छा बस्ती में क्या है कि जिसको भी एनोरेक्टल या वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो ऐसे में मोच रस है, बोल वृद्ध रस है, हाँ, ठीक है, इसको हम दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखो, जो भी आपके प्रैक्टिसनर वाले बच्चे हैं, ठीक है, किसी को भी, या पुरुष को या महिला को, एनोरेक्टल एनोरेक्टल या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इसको क्या रखेंगे, क्या दवाई देते हैं भावना? शीतल,
भावना और शीतल क्या दवाई दे रही हो? आप नहीं बताएंगे? अब उनकी आवाज भी नहीं आएगी। किसी को भी, चलो तुम लोग, किसी को भी एनोरेक्टल या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको एकदम कैसे स्टॉप करना है उसको? आयुर्वेदिक दवाई से। लिखो, एक लिखो अशोका रिस्ट। अशोका रिस्ट लिखो। अरे रक्त संपर्क तो आती है, उससे इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा, परंतु जो मैं बता रहा हूँ लिखो। अशोका रेस्ट लिखो। अशोका रेस्ट को आप चार चार ढक्कन, किसी को भी हो रही है, चाहे पाइल्स के कारण हो रही है चाहे वेजाइना से आ रही है, चार चार ढक्कन हर घंटे में पिला दो। जैसे सुबह कोई पेशेंट आया, उसे कहना अशोका रेस्ट ले और चार चार ढक्कन हर घंटे में पी ले, तो शाम तक ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, बंद, बिल्कुल बंद, चाहे कैसी ब्लीडिंग हो। ठीक है, तो ये नुस्खा है बिल्कुल टॉप का। मतलब अगर किसी को भी लो, हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती आज आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। उसमें है कि अगर किसी को भी एनोरेक्टल या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे अच्छा नुस्खा क्या है कि एक आयुर्वेदिक स्टोर पे जाए, वहां से अशोका रेस्ट लें, और अशोका रेस्ट लेने के बाद उसको हर जो घंटे में चार चार ढक्कन जल के साथ लेना स्टार्ट कर दें। तो अगर किसी भी प्रकार की, चाहे पेट से ब्लीडिंग हो रही हो चाहे वेजाइना से हो रही हो, तो किसी भी प्रकार की अगर ब्लीडिंग है तो वो तुरंत रुक जाएगी। ठीक है, शाम तक, मतलब अगर सुबह से आप लेना स्टार्ट करेंगे तो शाम को रुक जाएगी। पर ये नहीं कि रात को लेना है, रात को उठ के नहीं लेना। अगर रात को नींद आ जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप, अगर नींद नहीं आ रही है तो हर घंटे में लेना है, हर घंटे में। अगर आप सुबह से स्टार्ट करेंगे तो दिन तक आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा, तो आप इसको नित्य सेवन कर सकते हैं। अशोक रिस्ट, अशोका रिस्ट कैसे होता है? अशोक क्या होता है? संकोचक होता है। जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ोगे, अशोक क्या होता है? संकोचक होने के कारण जितनी भी कैपिलरीज हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, जो जिनसे ब्लड का स्राव हो रहा है, वो एकदम से बंद जाएंगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो एकदम से स्राव रुक जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, और जो आपका जो ब्लड लॉस है वो आपका रुक जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो अशोक, हेलो, हाँ नमस्कार। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, भाई सबसे ज्यादा उसके लिए ये कुत्ता भौंक रहा है, कौन चुप करो उसे। अगर लगातार वो ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में, ठीक है ना, पाइल्स में अगर लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको क्या कर सकते हो कि पहले आपको पैनिक हो रहा है, पेशेंट तो क्या हो रहा है, ब्लड से पैनिक हो रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू स्टॉप नाउ फर्स्ट, कि आपने उसको अशोका रिस्ट पिला दिया, और जब ब्लीडिंग रुक जाएगी तब आपको उसको अलग से ट्रीटमेंट करना पाइल्स का। ये मैंने आपको बताया इमरजेंसी ड्रग है, कि आपको जब ब्लीडिंग हो तब आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पाइल्स का, ठीक है, अगर अचानक उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आप अशोका रिस्ट पिलाना स्टार्ट करें, जब ब्लीडिंग रुक जाए तब फिर कंटिन्यूस करें फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, पाइल्स का ट्रीटमेंट अलग है और जो ब्लीडिंग रोकने का ट्रीटमेंट अलग है। आप जनरली क्या होता है कि अशोका रिस्ट को ना इन्होंने ब्रांड बना दिया कि भाई महिलाओं को है, महिलाओं को इसलिए देने चाहिए क्योंकि जो एक्सेस ब्लीडिंग पीरियड्स के समय, ओव्यूलेशन के, मेंस्ट्रुएशन के समय हो रही है, तो उसको रोकने के लिए दिया जाए। महिलाएं लगातार तो पीती है अशोका रिस्ट, वो तो तभी पीती है जब ब्लीडिंग हो रही है या महीने के टाइम पे पी रही है। ठीक है ना, तो आपको चाहे पाइल्स हो, चाहे एनोरेक्टल हो, चाहे वेजाइनल हो, जैसे भी हो, अगर मुंह से भी उल्टी आ रही है ना, मुंह से भी उल्टी है, उसको भी पिला दो। ठीक है, पर उससे कहना कि नहीं जी, बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये तो औरतों की दवाई है, तो क्या होगा, तुम्हें जान बचानी है, औरतों को देखना है। ठीक है ना भाई, हाँ, तो उसके लिए कहना। और वैसे जो पाइल्स का जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या देखेंगे, अभ्यारिस्ट। पाइल्स जनरली होता क्यों है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो पेट का जो अभ्या कहते हैं, हरण, अभ्या किसको बोलते हैं, हरण से बना हुआ है, ठीक है ना, तो पेट को साफ करने के लिए काम करेगा, तो हरण का है, तो अभ्यारिस्ट दे। और फिर एक आती है कांचनार गुग्गुल, अगर उसके मस्से ज्यादा हो रहे हैं, कांचनार दे दे, कांचनार दे दे, ये भगंदर में भी काम करती है, अर्श में भी काम करती है। और बहुत सारी दवाई आती है, अगर मस्सा है तो कांचनार के साथ इसको देना स्टार्ट कर दें। और पाइलेक्ट आती है, पाइलेक्ट दे सकते हैं, अशांतक दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी दवाइयां उसको दे, दवाई कोई सी भी दे दो, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। अगर गांठ हो रही है तो कांचनार भी ऐड कर दो। हमने तो बहुत सारों को दो दो गोली सुबह दोपहर शाम कांचनार देके मस्सा ही खत्म हो गई। ठीक है, जो जिन लोगों के मस्से रहते हैं जैसे पाइल्स में, तो आप कांचनार देना स्टार्ट करो, खत्म हो जाएंगे। और भी तो बहुत सारी दवाई है, पाइलेक्ट है, गैसेक्स है, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो लीवर खराब हो रहा है तो और भी चीजें ऐड कर सकते हो उसमें। और शाम तक आती है, पीनी लाती है, अरे एक एक गोली सुबह दोपहर शाम, और क्या। ठीक, परंतु एक अभ्यारिष्ट देना ही। अच्छा, अभ्यारिष्ट की डोज क्या है? बहुत से लोग कहते हैं जी, मैंने देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं भी अभ्यारिष्ट भी आराम नहीं होता है मेरा। अभ्यारिष्ट की डोज कितनी लेनी है वो मैटर कर रहा है, वो 2 चम्मच अभ्यारिष्ट पीते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप रोगी को अगर पाइल्स है, अर्श है, भगंदर है, तो अगर वो कॉन्स्टिपेशन भी है तो आपको चार चार ढक्कन सुबह दोपहर शाम पीना है, तब जाके वो जो मल है उसका शोधन हो पाएगा, जो गोष्ट है। नहीं तो 2 ढक्कन से तो कुछ भी नहीं होना है शरीर में। ठीक है, तो चार चार ढक्कन सुबह दोपहर शाम। अगर मल की प्रवृत्ति बार बार आने लग गई इस क्रिया से, मगर चार चार ढक्कन ले रहे हैं, अगर मल बार बार आने लग रहा है तब आप सुबह शाम कर दो चार चार ढक्कन। परंतु स्टार्ट आपको 3 बार से ही करना पड़ेगा, कि जैसे फर्स्ट डोज ले ली
अगर आप सपोज आज से स्टार्ट करें तो आज और कल, तो 2 दिन आपने क्या है, सुबह दोपहर शाम लेना। अब फिर आपको क्या लगेगा, मल अब तीव्रता से बाहर निकल रहा है, पतला पतला होकर निकल रहा है, तो अब आपने नेक्स्ट डे से सुबह शाम 4-4 ढक्कन करना है, फिर आपका नियंत्रित रहेगा। अब फिर आपको लगता है कि भाई नहीं अभी मेरे को मोशन 2 एक बार आ रहा है, तो फिर रात्रि में लेना केवल, ठीक है, केवल रात्रि में 4-4 ढक्कन लेना है, सुबह दोपहर शाम नहीं लेना, ठीक। तो आपका जो भगंदर है, पाइल्स है, अर्स है, वो सब समाप्त हो जाएगा। चलो अब आ जाओ बस्ती पे। बस्ती पे अब हमने देखो आश्रय भेद से पढ़ लिया, द्रव्य भेद से पढ़ लिया, परिणाम भेद से पढ़ लिया, अब हम करेंगे संख्या भेद से। अब हमने आश्रय का चयन कर लिया, द्रव्य का चयन कर लिया, क्या कार्य करेगा वो भी हमें पता है, परंतु कितनी मात्रा में, सॉरी कितनी बार हमें बस्ती देनी है इसको देखते हैं, दैट इज संख्या भेद। उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या भेद। तो संख्या भेद से कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की, ठीक है। संख्या भेद से 3 प्रकार की है। नंबर 1 कर्म बस्ती, नंबर 2 काल बस्ती, और नंबर 3 कौन सा हो गया, योग बस्ती। तो ये 3 है, संख्या भेद से 3 प्रकार की है। नंबर 1 कर्म बस्ती में कितनी संख्या होंगी बस्ती की, 30, इसमें 16, इसमें 8। तो 30 बस्ती, 16 बस्ती और 8 बस्ती का जो है वो संख्या भेद से है। अब इसको देना कैसे है, ध्यान देना, 30 बस्तियां हैं, तो ये जो 30 बस्ती है तो इसको किसमें देना है, वात प्रकृति में। वात प्रकृति में वात अगर बढ़ जाए, ध्यान देना अब इसका, कोई भी व्यक्ति है वात प्रकृति का है और उसको वात दोष बढ़ जाए, तो ऐसे में 30 बस्तियों का विधान है। काल बस्ती क्या है कि भाई कोई पित्त प्रकृति का है और उसको वात हो जाए, तो ऐसे में 16 बस्ती का विधान है। और अगर योग बस्ती प्रकृति का है और इसको वात हो जाए, भाई किसी भी प्रकृति में कोई भी रोग हो सकता है, ठीक है ना, तो ऐसे में 8 बस्ती का विधान दिया गया है। अब ये देनी कैसे है, जब भी आपको बस्ती देनी है, कोई सी भी बस्ती देनी है, जैसे आपको कम बस्ती देनी है, 30 बस्तियां देनी है, तो आपने अनुवासन से स्टार्ट करनी है, अनुवासन बस्ती से, और अनुवासन पे ही खत्म करनी है। क्या करना है, अनुवासन से पहले द्रव्य को स्नेहित करेंगे, अंदर दोषों को पहले तेल से स्नेह करेंगे, फिर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, सॉरी ऑल्टरनेट बस्ती देंगे। ऑल्टरनेट बस्ती का मतलब क्या हो गया, पहले अनुवासन फिर निरू, पहले अनुवासन फिर निरू, इस तरह से, ठीक है ना। तो जहां से अनुवासन से स्टार्ट करना है और अनुवासन पे ही खत्म करना है। तो अब यहां पे कितनी बस्ती दी थी, 30, तो इसमें 12 अनुवासन, 12 निरू क्वाथ वाली, 12 तेल वाली बस्ती होंगी, 12 क्वाथ वाली बस्ती होंगी, और फिर अब 12 कितनी हो गई, 24। तो 3 बस्ती कौन सी होंगी, अनुवासन, 3 बस्ती अनुवासन पहले और 3 अनुवासन बाद, क्योंकि स्टार्ट अनुवासन से ही करना है आपने। इसका निर्धारण कर लेना, जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी संख्या अनुवासन की आगे बढ़ जाएगी, बस। अनुवासन 3 अनुवासन 3 निरू, और 12 अनुवासन 12 निरू। देखो कैसे करेंगे, पहले अनुवासन, पहले अनुवासन, फिर अनुवासन, फिर अनुवासन, फिर अनुवासन, फिर निरू, फिर अनुवासन, फिर निरू, ऑल्टरनेट यहां से चलेगा। पहले द्रव्यों को स्नेह करेंगे, फिर यहां से शोधन होगा, फिर सेम द्रव्य, अनुवासन अनुवासन अनुवासन। अब जैसे 16 बस्ती है, तो 16 बस्ती में क्या करेंगे, 6 अनुवासन 6 निरू, फिर यहां क्या करेंगे, 2 अनुवासन बस्ती यहां करेंगे और 2 अनुवासन बस्ती यहां, ठीक है। अब योग बस्ती है तो क्या करेंगे, 3 अनुवासन 3 निरू, और 1 अनुवासन पहले और 1 अनुवासन बाद, तो 3 और 3 6 7 8, ठीक है। और यहां कितनी थी, 16, तो 4 और 12, 6 और 6 12, 12 और 8 4 16, ठीक है। 3 बस्तियां थी, 24 24 और 12 12 24, 3 अनुवासन पहले 3 अनुवासन बाद में, दैट इज, ठीक है। और जितनी बस्तियां देनी है, सपोज जैसे 30 बस्तियां देनी है, तो इसका दुगना परिहर काल भी है। जैसे अनुवासन दे दिए, ठीक है, और पेशेंट कॉपरेट भी तो नहीं करता ना, कभी कहते भाई मुझे तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहा है, तो पहले आपने क्या करा, अनुवासन करी, ठीक है, फिर 2 दिन का परिहर काल, रेस्टिंग टाइम, फिर अनुवासन करी 2 दिन का परिहर काल, 2 अनुवासन, 1 अनुवासन करी 2 दिन का परिहर काल। तो इस प्रकार से 30 बस्ती अगर होंगी तो 60 दिन का परिहर काल है। तो पूरी बस्ती कर्म में, अगर प्रधान कर्म में बस्ती कर्म करेंगे तो किसमें कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। और पूरे पंचकर्म में कितने दिन लगेंगे, अगर आपको पंचकर्म करना, पूरे 5 कर्म कराने, तो 125 से 130 दिन का विधान है। क्या इसको क्या नहीं समझ में आया भाई, कर्म बस्ती कितनी है, 30, तो जितनी बस्ती है उसका दुगना परिहर काल, रेस्टिंग टाइम। जैसे एक बस्ती दे दी अनुवासन, तो आपने क्या करा, 2 दिन का रेस्ट करा, फिर एक अनुवासन दी 2 दिन का रेस्ट करा, फिर एक अनुवासन, ठीक है, फिर अनुवासन करी, फिर 2 दिन का रेस्ट, निरू करी, फिर 2 दिन का रेस्ट, इस तरह से रेस्टिंग टाइम में चले, ठीक है। सेम ऐसे यहां पे भी है, सेम ऐसे यहां पे भी है, ठीक है। चलो टाइम क्या करेंगे, क्या क्या, चलो जी बच्चों कुछ पूछना है,
तो ये रहा आज आपका वस्तीकरण। तो कल हम जानेंगे क्या है नश्य इसको बारे में। नमस्कार, धन्यवाद। चलो जी बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे